अस्सलाम वालेकुम, मैं मजिया जाना, वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम लाइसोसोम्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स से। लाइसोसोम्स के बारे में अगर देखें तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल्स होती हैं, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन, इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनकी जो शेप होती है ये स्फीयर शेप होते हैं। और इन सैक्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बड़े से बड़े बायोमॉलिक्यूल्स को क्या करें, डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्फीयर शेप सैक की तरह होते हैं और इसका जो अंदर वाला होता, मतलब इसके अंदर सैक्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के टाइप की बात करें तो यहाँ पे लाइसोसोम्स, एक लाइसोसोम के अंदर अबाउट 50 डिफरेंट डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स का जो अंदर वाला रीजन होता है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। और अगर इनकी हम साइज देखें तो साइज इनका अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.6 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम लाइसोसोम के वर्ड का मीनिंग देखें तो लाइसो मीन होता है स्प्लिटिंग और सोम्स मतलब बॉडी। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ बॉडी, तो जो इस सैक के अंदर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी अदर सेल को या किसी बायोमॉलिक्यूल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कितने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो किस काम आते हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन क्या है। लाइसोसोम के फंक्शन अगर देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट फंक्शन है इसमें, जिसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस, रोल मेटामॉर्फोसिस, फर्टिलाइजेशन, ओस्टोजेनेसिस एंड दी ऑटोलाइसिस इन कार्टिलेज एंड बोन टिश्यूज। इन सारे फंक्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से लाइसोसोम अपना इसमें फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन की अगर हम बात करें कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टेड होते हैं, पार्टिकल्स, वो किसी सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, दो तरह से मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर किसी सेल में लिक्विड का इनटेक हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन पार्टिकल्स को पिनोसाइड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और अगर सॉलिड पार्टिकल्स का इनटेक हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फेगोसाइट्स उन पार्टिकल्स को, और पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो इंट्रासेलुलर जो हम डाइजेशन की बात करें तो लाइसोसोम इस तरह किस तरह से रोल प्ले करते हैं। जब भी फूड इनटेक होगा किसी सेल में, आइदर बाय द फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इन दोनों ये टाइप्स हैं किसकी है, इंडोसाइटोसिस की। सेल के अंदर अगर किसी चीज ने आना है, इनटेक होना है सेल के अंदर, तो क्या होता है कि जो उसकी मेम्ब्रेन है उनमें उसकी इन्वेजिनेशन होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। जब एक्टिन और मायोसिन की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जो मेम्ब्रेन होती है इन्वेजिनेट कर जाती है। तो जो बाहर के जो फूड पार्टिकल्स हैं जिसको सेल ने अपने अंदर इनटेक लेना है डाइजेस्ट करने के लिए, वो एक वेसिकल्स की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, अब जो सेल के अंदर एंटर हो गए, अगर वो इंडोसाइटोसिस हैं तो जो वेसिकल जो वैक्यूल बनाएंगे उसको हम इंडोसोम बोलते हैं। अगर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगोसाइटोसिस आए हैं तो उसको हम ऑटोफेगोसोम बोलेंगे। और अगर थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस आए हैं तो उस वैक्यूल को या उस वेसिकल को हम फेगोसोम बोलेंगे। अब लाइसोसोम्स का क्या होता है कि उन्होंने इन वैक्यूल्स के साथ आपको इसमें आगे कंबाइन करना होता है, या तो वो इंडोसोम, फेगोसोम या ऑटोफेगोसोम, जिस तरह के भी वैक्यूल जो वेसिकल्स आए हैं उनके साथ लाइसोसोम्स क्या करेंगे, आके कंबाइन करेंगे। अब लाइसोसोम जब ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो अभी उन्होंने फ्यूज नहीं किया, वो वाले लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम उस इंडोसोम के साथ आके जो फूड वैक्यूल है उसके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। उसको कंबाइन करके जो लाइसोसोम्स है वो अपने सारे जो उसके जो भी डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो सारे उस वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा, और उस वैक्यूल की क्या हो जाएगी, सारी। अब उस वैक्यूल के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे लाइसोसोम क्या था, हमने उसको कहा प्राइमरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम वो बनता है जो एंड पे ये वेसिकल बना है हमारे पास फ्यूजन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब फूड पार्टिकल की सारी डाइजेशन हो गई है, यहाँ पे जब सारी डाइजेशन हो जाती है तो जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अगर सेल को किसी उनमें से प्रोटीन या लिपिड, जिन भी पार्टिकल्स की जरूरत थी कंपाउंड्स की, वो सेल में क्या हो जाएंगे, सेल उसको खुद ले लेगा, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एक्सोसाइटोसिस सेल से एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है लाइसोसोम्स में रोल प्ले करती है कि किस तरह से कोई भी फूड पार्टिकल सेल ने इनटेक किया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड और द सॉलिड पार्टिकल्स, उसको लाइसोसोम ने डाइजेस्ट किया
उसमें से जो भी एनर्जी लेनी है सेल ने, वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, वो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स को लेगा, बाकी सारा जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा सेल से थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर चला जाएगा। और इंटरसेलुलर डाइजेशन में ये भी होता है कि जब अगर सेल स्टार्वेशन में हो, ठीक है, तो स्टार्वेशन के पीरियड में भी जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी लिपिड या प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर या कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग स्टार्वेशन भी क्या करते हैं लाइसोसोम अपना रोल प्ले करते हैं और उन मॉलिक्यूल्स जो उन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम और उनसे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है लाइसोसोम प्ले करता है विद द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में क्या होता है कि वहाँ यहाँ पे भी सेल प्रोग्राम डेथ हो रही होती है किसी भी सेल की। फॉर एग्जांपल अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल लेके चलें तो जब माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में एक्सेसिव फॉर्म में जरूरत होते हैं तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, अब उस सेल को उन माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या करेगा लाइसोसोम्स रोल प्ले करेंगे और लाइसोसोम्स क्या करेंगे उन माइटोकॉन्ड्रिया को एक क्या फेगोसोम बना लेते हैं। ठीक है, सारी एक मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका एक वैक्यूल सा बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। इस ऑटोफेगोसोम के साथ लाइसोसोम आके अटैच होता है और सारे एंजाइम जो भी लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं और फिर यहाँ से जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सेल पूरी करता है। और यहाँ पे जो लाइसोसोम्स और जब ऑटोफेगोसोम मिलते हैं तो वहाँ पे जो एक मिलकर जो इनका कॉम्बिनेशन में वैक्यूल बनता है उसको मोटोलाइसोसोम भी बोलते हैं। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो उनकी डाइजेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट अगर हम एक और फंक्शन देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, द रिमूवल ऑफ द डेड सेल। डेड सेल ये जो फिनोमेना देखा था कि डेड सेल्स को भी लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। हमारे दो साइंटिस्ट थे हिर्श एंड कॉन, इन्होंने देखा था कि जब भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में इंटर करता है फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया, तो व्हाइट ब्लड सेल उसके लिए फाइट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फाइट व्हाइट ब्लड सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी स्किन में या जो म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं उन व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या होगा कि जो लाइसोसोम्स हैं उसके अंदर वो ब्रश कर जाएंगे। ठीक है, जब वो ब्रश करेंगे सारे एंजाइम जो उस सेल के अंदर आ जाएंगे और सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी और उस सेल के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो एक सेल है वो एक रप्चर कर जाता है और सेल की क्या हो जाती है, पूरी तरह से डाइजेशन हो जाती है। पहले ही वो सेल डेड था जिसमें मैंने एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल्स की ली कि जो अपनी डिफेंस में विद द बैक्टीरिया किल कर दिए गए थे, अब उन डेड सेल्स को भी तो सेल से रिमूव करना है ना, तो फिर क्या करते हैं लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंदर ब्रश कर जाते हैं और पूरे सेल को रप्चर कर देते हैं। इस तरह से जो इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो बाकी सेल एनवायरनमेंट जो होता है वो ले लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी रोल इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में किस तरह हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्रॉग की। फ्रॉग जब टैडपोल की फॉर्म में होता है तो वहाँ पे उसकी जो टेल होती है उसमें क्या होती है, उसकी जब वो आगे अडल्ट स्टेज में जाता है तो वहाँ पे उसकी टेल नहीं होती। ठीक है, तो अडल्ट फ्रॉग में जो टेल नहीं होती, उस जो टेल थी उसकी डाइजेशन किसने की, लाइसोसोम। वहाँ पे जो डाइजेशन हो रही है उस टेल जो खत्म हो रही है, ठीक है, उसमें किसका रोल है, हमारे पास लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम में जो एंजाइम्स है उसकी वजह से वो सारी जो उसकी लेयर होती है, जो टेल होती है, वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। और ये जो फिनोमेना जिसने डिस्कस किया था वो थे हमारे पास वेबर। नेक्स्ट है हमारे पास रोल इन ऑस्टियोजेनेसिस। बोन की जो फॉर्मेशन हो रही थी, जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी, ये सारी एक्टिविटी किससे लिंक होती है, हमारी लाइसोसोमल एक्टिविटी से था। उसके बाद जो सेल्स की एजिंग होती है और हमारे पास पार्थिनोजेनिक डेवलपमेंट है, इन सब में भी लाइसोसोम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट हमारे पास क्या है, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जो बोन्स की जो डिस्ट्रक्शन, जो रिमूवल होता है उसमें रोल प्ले करते हैं। और इसकी जो एक्टिविटी है वो भी किससे लिंक करती है, हमारी लाइसोसोमल एक्टिविटी से, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और ये जो सारी एक्टिविटी है ऑस्टियोजेनेसिस की, इसको कौन एक्टिवेट कर रहा होता है, हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन। आगे हम देखते हैं ऑटोलाइसिस इन कार्टिलेज एंड बोन टिश्यू। बोन टिश्यूज और कार्टिलेज में क्या, जब भी विटामिन ए की किसी सेल में एक्सेसिव हो जाती है, ठीक है, उसका नंबर ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, सेल पॉइजनिंग काज हो जाती है। तो सेल पॉइजनिंग की क्या वजह कि विटामिन ए की जब हो जाएगी और सेल
का जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे लाइसोसोम क्या कर जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं। जब लाइसोसोम रप्चर कर जाएंगे और उसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, सेल को सारा डाइजेस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से कार्टिलेज और बोन टिश्यूज की क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में लाइसोसोम किस तरह से हेल्प करते हैं, जो स्पर्म का हेड है वो कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स हमारे पास सीक्रेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेनिट्रेशन है स्पर्म की इनटू दी ओवम उसमें हेल्प रोल प्ले करती है। सेकंड हमारे पास एक एक्रोसोम है जिसके अंदर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म की पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, हेराल्यूनिडेज, ठीक है, जो कि सेल्स को, स्पर्म सेल्स को डिस्पर्स कर देता है अराउंड दी ओ साइड। और सेकंड हमारे पास क्या है, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, एक लेयर है ओवम के इर्द गिर्द जो ज़ूना पेरिसीडा, उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और एक चैनल सा बनाता है जिसके जरिए जो स्पर्म्स है वो ओवम में आके पेनिट्रेट कर जाते हैं। लाइसोसोम्स के हमने फंक्शन तो देख लिया कि किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं माल फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, जिसमें हम पहली डिजीज डिस्कस करेंगे पॉम डिजीज। इसमें क्या होता है कि जब किसी लाइसोसोम या किसी सेल में इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ग्लाइकोजन है सेल के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे हमारे पास एक डिजीज काज हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉम्स डिजीज। सेकेंड हमारे पास क्या है, ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग ऑफ द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। जब आपकी स्किन सन से डायरेक्टली एक्सपोज होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लाइसोसोम रप्चर हो जाते हैं। उनके रप्चर होने की वजह से सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, ब्लिस्टरिंग या पीलिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी स्किन लेयर की। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेस्ट सेल डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते सेल में, और फिर क्या होता है कि लिपिड एक्यूमुलेट करता जाता है और जो ब्रेन होता है उसको क्या कर देता है, पूरी तरह से इम्पेयर कर देता है। तो अगर लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए नहीं है तो डिजीजेस कॉज करती हैं। और लाइसोसोम से जो डिजीजेस होती हैं हमारे पास हेरिडिटरी डिजीज होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन मूव करती रहती है। आगे हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अगर देखें तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831, ठीक है। अगर हम इसके देखें तो हमारे सेल के सेंटर में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है और ये ऐसा हेरिडिटी मटेरियल है जिसके अंदर सारी हमारी इंफॉर्मेशन होती है सेल की प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए, और जो सेल की हमारे पास रेप्लिकेशन है, डिवीजन हो रही है, वो सारी सेल का जो मेन हेरिडिटी मटेरियल वो हमारे पास क्या है, डीएनए। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर के पहले हम इसकी मेम्ब्रेन देखते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब इसको लेबल करें तो ये हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके इनर वाली क्या है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारी स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा किस तरह के पोर्स प्रेजेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको हम न्यूक्लियोपोरन बोलते हैं। और न्यूक्लियोपोर्स की हम अगर बात करें फंक्शन की तो ये अपना रोल प्ले करते हैं सेल्स के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल या किसी ऑयन मॉलिक्यूल से आना है तो किससे आएंगे, थ्रू चैनल न्यूक्लियोपोर, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं जल्दी से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने साइटोप्लाज्म से सेल में न्यूक्लियस के अंदर आना है और न्यूक्लियस से क्या करना है, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो फिर वहाँ पे जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, खुद के साथ उनको अटैच करते हैं और फिर उनकी मूवमेंट होती है या ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक देखें तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये ज़्यादातर मिलके बने होते हैं हमारे पास लिपिड एंड प्रोटीन से। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारी, ये इसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं और ये लिंक की हुई होती है विद दी मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो अगर हम साइटोप्लाज्म से देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे पास। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर दो रीजन है हमारे पास, एक है न्यूक्लियोलस और दूसरा क्या है हमारे पास, क्रोमेटिन, या हम क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स को अब हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसकी अंदर वाली स्पेस होती है, ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं
और यहाँ पे अगर इसको न्यूक्लियोलस को बोले तो हम इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। क्यों फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आरएनए और हमारे पास आरडीएनए प्रेजेंट होता है, जिससे क्या हो रही है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोलस। और अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए जो फैक्ट्री है वो हमारी राइबोसोम्स है, और राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोलस है। इसके बाद हमारे पास है क्रोमोसोम्स को अगर हम डिस्कस करें, जो क्रोमोसोम है इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं। जब सेल इंटरफेज में होता है तो जो हमारा डीएनए है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द क्या किया होता है? रैप किया हुआ होता है। और ये जो डीएनए होता है हमारा रैप्ड अराउंड द प्रोटीन, जब हम उसे इंटरफेज में देखते हैं तो वो एक क्रोमेटिन थ्रेड लाइक मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिस तरह से सेल डिवाइड करता है तो आगे से ये जो मटेरियल होता है वो कंडेंस करता है और शेप लेता है क्रोमोसोम्स की। अगर हम क्रोमोसोम की शेप देखें तो क्रोमोसोम की जिस तरह से क्रोमेटिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, और इसके जो सेंटर में होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के अंदर हमारे पास होती है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ऐसी प्रोटीन है जिसके ऊपर आके क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। और इस जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, जब इस सेल की डिवीजन होती है तो डीएनए क्या करना होता है? डीएनए ने 2 सेल्स में इक्वली डिवाइड करना होता है। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, उसने जब आपस में 2 सेल्स में डिवाइड होना है तो क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं एट द काइनेटोकोर प्रोटीन, और इस जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे लेके जाते हैं, और जो हमारा डीएनए है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसकी तो हमने फंक्शन देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं ये जो शॉर्ट आर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? पी आर्म क्रोमोसोम की, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम बोलते हैं क्यू आर्म। और क्रोमोसोम के अंदर 2 तरह के यूनिट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है, और इसी क्रोमोसोम क्रोमेटिड के ऊपर हमारे पास होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जब ये क्या है? हमारे पास एक यूनियन रीजन है ऑन दी क्रोमोसोम। तो ये था हमारा जिसमें हमने क्रोमोसोम के बारे में देखा और न्यूक्लियोलस के बारे में देखा, तो किस तरह से जो क्रोमोसोम है हमारा डीएनए इसके ऊपर प्रोटीन्स के ऊपर रैप किया हुआ है, और वो एक कंडेंस फॉर्म ले ले तो हम इसे क्रोमोसोम बोलते हैं, और अगर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन।